एक फिल्म आई थी सिप्पी की, शोले। शोले में एक डायलॉग था अमजद खान का, गब्बर खान का, कि सुअर के बच्चों हरामजादो, ये था। और सच बात यह है कि वो उन अपने आदमियों की असफलता पर बातचीत करता है, वो उनको आक्रोश व्यक्त करता है। ये आक्रोश यहाँ के योगी को नहीं दिखाई पड़ा। ये कुंभ अपने आप में एक अलग है कि जहां पर शुरू से ही केवल झूठ बोला जा रहा है। कुंभ को बहुत ज्यादा समझना बहुत एक आस्था का प्रश्न है। और एक पत्रकार के तौर पे जब हम जाते हैं तो चश्मदीद की तरीके से आते हैं और मूक दर्शक बन के ही नहीं रह पाते हैं। कुंभ का सामान्य तौर पे हमें जो इतिहास दिखाई पड़ता है, जो 53 से दिखाई पड़ता है, उस समय भी हादसा हुआ था। उसके बाद अभी 86 में भी हादसा हुआ था, उसके बीच में फिर हादसा हुआ, 13 में भी हुआ। लेकिन ये समस्या इस बात की नहीं है कि वहां कौन मौत हुई कि नहीं हुई। इसके पहले जो कुछ भी हत्याएं हुई हैं कुंभ में, वो उसका तत्काल निदान हो गया है। कारण पता चल गए हैं, किन किन कारणों में हो सकता है, कहां से कॉर्नर से हुआ है। लेकिन ये कुंभ अपने आप में एक अलग है कि जहां पर शुरू से ही केवल झूठ बोला जा रहा है, चाहे उसके आयोजन के पहले से हो या इस हादसे के बाद भी। मैं उसमें आपको बताऊं कि निहालुद्दीन उस्मानी हुआ करते थे। सन 86 में कुंभ हुआ था, हरिद्वार में अर्ध कुंभ था। उसके प्रचार के सूचना विभाग के सूचना प्रभारी हुआ करते थे वहां पर। इसके पहले एक सलमानी 80 में थे, रह चुके हैं। उन दोनों से हमारी जो बातचीत हुई थी, 86 में 16 लोग मारे गए थे, लेकिन तत्काल पता चल गया था कि एक महिला पैंटून पुल से गिरी थी, उसको लेकर के एक हंगामा हो गया था और लोग कूद गए थे, बच गए। तो मतलब कूदने थी, कई लोगों को निकाल लिया गया था और 16 लोग मौत हो गई। इस घटना की एक 1.5 घंटे के अंदर सभी प्रेस को ये पता चल गया था। उन्होंने निहालुद्दीन लेकर के उसको सीधे पहले गए थे, उन पत्रकारों को लेकर के, टीम लेकर के दिखाया था कि आप देखिए कहीं कोई दिक्कत दिखाई पड़ रही है तो मैंने बता दीजिए। लेकिन यहाँ के अच्छा, और इसके पहले देखिए, अब जो आजम खान वहां पर थे, वो पूरा स्पष्ट पता हो गया था कि ये रेलवे स्टेशन की अव्यवस्था का मामला था, जो केंद्रीय सरकार की उसकी जिम्मेदारी की उसके लिए थी। लेकिन इस बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है ये पूरा कैसे हुआ। अफवाहों का दौर बेहिसाब है। ये कहा जा रहा है कि लाल झंडे दिखाई। अरे सवाल इस बात का है कि झंडे कहां आए? आपके पास लोकल इंटेलिजेंस क्या थी? आप क्या कर रहे थे? आप बताते हैं कि हमने पूरे देश विदेश में पूरे लोगों को निमंत्रण पत्र दे दिया। ये पहली बार हुआ कि आपने निमंत्रण पत्र सबको बांट दिया। निमंत्रण की बात की जरूरत क्यों पड़ी? ये सरकार आपका काम नहीं था। ये लोग आस्था का प्रश्न है। लोग खुद आते हैं, बिना किसी पंडित, किसी पुरोहित या कर्मकांडी को लेके आते हैं, खुद कल्पवास करते हैं और कुल कुंभ का पुण्य लेते हैं। सरकार ये कैसे आ गई? उसका काम उसका संभालना था, उसको सुविधाएं सब करना था। आप वहां पर उन्होंने ऐश्वर्य के बहुत बड़े पांडाल बना दिए। आपने पत्रकारों के लिए एक पंच सितारे की सुविधा कर दी। कई एकड़ में आपने महंतों को, अखाड़ों को दे दिया। ये आपका काम नहीं था भाई। आपने क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, अगर ये हो भी गया तो किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। 2 बजे मैं बता रहा हूं, किरण जो मेला अधिकारी है, उसका काम सीआरपीसी में कहीं नहीं है। लेकिन वहां का मंडलायुक्त या मेलाधिकारी, वो लोग माइक लगा करके रात में 1:30 बजे कह रहे हैं कि जो सोवत है वो सोवत है, जो जागत है वो जल्दी जल्दी चले जाओ, नाक चले जाओ। उस भीड़ की आवश्यकता की, वो तो साधुओं के पहले उनको पहला मौका दिया जाता है कि आप जाइए और वहां पर स्नान कर लिए। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आप केवल एक अराजक की पराकाष्ठा पर लेके चले गए और आपने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि भगदड़ हो ही गई। क्यों हुई इसका आपको नहीं पता चला, एक एहसास नहीं कर पाया। लेकिन हमें लग रहा है कि इसके लिए पूरी मशीनरी उसके लिए जिम्मेदार थी। जब आपके पास इतनी औकात नहीं थी लोगों को बैठाने पाने की, तो आप कैसे कर दिया? मैं देखिए 4000 हेक्टेयर जमीन की बात करते हैं कि वहां पर आयोजन हुआ। आप उसके आंकड़े देखिए कि अगर आप कहीं खड़े होंगे तो कितनी देर में एक आदमी खड़ा हो पाएगा।
बहुत ज्यादा कर लेंगे, कितने लेंगे, 1 लाख कर लेंगे, 2 किलो का 3 लाख कर, 3 करोड़ कर लेंगे। आप बता रहे हैं हम 10-10 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे कर पाएंगे? केवल झूठ बोल रहे थे, शुरू से ही आप झूठ बोल रहे थे, और जो झूठ बोल रहे थे उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, लेकिन उसको भी अब लगातार बेचने की स्थिति में खड़े कर दे रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बता दीजिए, बहुत अभी 74-75 की बात है। एक फिल्म आई थी सिप्पी की, शोले। शोले में एक डायलॉग था अमजद खान का, गब्बर खान का, कि सुअर के बच्चों हरामजादो, ये था। और सच बात यह है कि वो उन अपने आदमियों की असफलता पर बातचीत करता है, वो उनको आक्रोश व्यक्त करता है। ये आक्रोश यहाँ के योगी को नहीं दिखाई पड़ा, ये उनको देना पड़ेगा कि तुमको जो नौकर तुमको दिया था, जो तुमको औकाती तुमको बताया था, तुमको जिम्मेदारी थी, वो तुमने की। तुम्हारा काम लाउड स्पीकर लगाना नहीं था, लोगों को जगाने और भड़काने वाला नहीं था, तुमने नहीं किया। तुम्हारा मेला जो एसएसपी था, उसका काम था चीजों को व्यवस्थित करना, उसने कहा कोई भगदड़ हुई नहीं। वो जो कृष्ण है, वैभव कृष्ण, वहां का जो डीआईजी है, वो कह रहा नहीं हमें तो कोई सूचना ही नहीं मिल पाई। देखिए, आपको एक घटना दिखाता हूं क्या हुआ है। शुरुआत होती है रामपुर नोएडा से। वहां पर वैभव कृष्ण अपने एक अंग विशेष दिखाते हुए एक लड़की को प्लान किया है, उसमें वो अपना अंग विशेष दिखा रहा है मोबाइल के व्हाट्सएप पे, वो वायरल हो रहा है। यानी उस लड़की ने उसको वायरल किया, और वो वायरल किसने किया? वैभव कृष्ण के आदमी और उसकी टीम का कहना है ये काम अजय पाल शर्मा ने किया था, जो इसमें डीआईजी उसी जगह अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। और उसने आरोप उसके पहले लगाया था कि उसने बहुत जबरदस्त लोगों से ट्रांसफर के लिए पैसा लेता है, लड़कियों की सप्लाई करता है, लड़कियों को फंसा देता है, कैसे इसका करता है। मैं जौनपुर में इसके ठीक पहले रह चुका है, वो उस पर असली औकात है कि लोगों को पकड़ करके उसके घुटने पे गोली मार देना। ऐसा अपराधी और इतना षड्यंत्री व्यक्ति आपने अतिरिक्त अपराधी वहां पर खड़ा कर दिया उसके लिए, तो वो अपराध हुआ। और 2 अपराध एक ही नहीं हुआ, ये दोनों बहुत जबरदस्त तरीके झगड़े थे, ये सस्पेंड हुए थे, उसको बताया गया था कि ये अपराधी है, लेकिन इसके बावजूद शासन ने उसको उसके एसआईटी के ने जिसको सही बात साबित किया था कि ये हाँ अपराधी है, उसको पुलिस का फिर एक अधिकारी तय करता है और उसको वापस लेता है। इसको जौनपुर में कर दिया जाता है, जौनपुर से अब उसको डीआईजी बना करके स्पेशल कमिश्नर बना दिया गया है। ये बड़ा हैरत मामला है, जहां 2 ही जगह, एक ही जगह पर वैभव कृष्ण भी वहां मौजूद हैं और अजय पाल हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि 2 इतने जानी दुश्मन लोग वो एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कोई उल्लू का पट्टा भी होगा, ये उसको नहीं मानेगा कि वहां पर एक षड्यंत्र हुआ था। षड्यंत्र क्यों था, इसको देखने की जरूरत केवल योगी की है, और योगी की स्थिति केवल बब्बर से की होनी चाहिए। उनको कहना चाहिए सूअर के बच्चों हरामजादो, जो कि योगी ने नहीं किया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये शुरुआत योगी ने कहां से की। मेरी माँ है, बहुत बचपन में हम लोग बहुत जल्दी खाना शुरू करते थे, तो माँ मेरी मुझे जुमला कहती थी, बहुत कहावत के तौर पे, जुमला नहीं कहावत के तौर पे कहती थी। वो कहती है कि कैसे से खा रहे हो तुम खाना, कुत्ता भी खाता है तो सोच से समझ के खाता है कि हड्डी भी उसको खानी है, यानी उसके पीछे निकलना भी है, उसका निष्पादन भी करता है। जबकि योगी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बुला तो लिया खूब ढेर सारे लोगों को, लेकिन निकाल नहीं पाए। ये बड़ी भयावह स्थिति है, और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। मतलब मुझे हृदय में मुझे कि कुछ चीजें झूठी बहुत जाती हैं। जैसे 2 धरी वैभव कृष्ण और इन दोनों के बीच में रिश्तों के पर बातचीत कर रहा हूं। वैभव कृष्ण ने कोई अपराध नहीं किया था, उसने जो किया था अपनी पत्नी को लेकर के अपराध किया था। लेकिन जो अपराध अजय शर्मा ने किया है वहां पर, जो स्पेशल एडमिशन, उन्होंने पूरे कानून के लिए पर किया है। उठा के गोली मारी गई है, किसी फर्जी फंसाया गया है। ये कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि जो अपराधी साबित तौर पे है, आप एसआईटी को देख लीजिए, आप इनके एसटीएफ को देख लीजिए, या प्रशांत कुमार को डीजी देखिए, इनका काम फूल पुढ़ाने का है। जैसे एक वृषणहीन होता है, देवताओं के लिए कहा गया था है कि वृषणहीन को उसके संतान नहीं होती है,
और ये देवता, ये इनका काम होता है, कोई नर कोई अच्छा काम करे तो ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं और पुष्पवान करना शुरू कर देते हैं। प्रशांत कुमार वही करते थे, हेलीकॉप्टर खड़े होकर के उन देवताओं के तरीके से उन नरों के ऊपर कर रहे थे, और स्वयं नृशंसवीर हैं, अंडहीन व्यक्ति हैं। ये बड़ी भयावह और गंभीर आरोप इनके ऊपर हैं। आप किसने किन पुलिस वालों को उसको जिम्मेदारी दी? आपको जिम्मेदारी जिसको देनी चाहिए, जबल अफल सफलतम अधिकारियों में से एक रहा है सुभाष चंद्र दुबे। सुभाष चंद्र दुबे को आपने 5 साल से बिल्कुल 6 साल से बिल्कुल कुत्ते की तरह बना के खड़ा रखा है, जबकि मैं निजी तौर पे जानता हूं, चाहे आगरा का कोई मामला हो, उसने सफलताओं के तौर पर झंडे उठाए हैं और असलियत तक पहुंचा करके उस मामले का, चाहे राष्ट्रपति का सचिव रहा हो चाहे कोई भी। आप देखिए सहारनपुर में उसने जो काम किया है, लेकिन बाद में जबरदस्ती एक मणिपुर मिश्रा और जैसे का IPS को खड़ा कर दिया गया, उसको कमिश्नर के तौर पर, और वो उसने हटा करके इनको सस्पेंड करा दिया था। एक षड्यंत्र है। आप चाहे जुगल किशोर तिवारी को देख लीजिए, जुगल किशोर तिवारी को किस बात पर आपने दोषित कर दिया? दरअसल आप मनोबल निजी तरीके से गिरा रहे हैं। एक CEO है, उसको निजी काम मामला है उसका, उसको आपने सिपाही से लेकर के CEO तक बना दिया। ये केवल यहां का नहीं हो रहा है, ये वहां से हो रहा है जहां से मेला पूरा नियंत्रण होता है पूरे प्रदेश का। एक सिपाही एक CEO जैसे स्तर पर पहुंच रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत इतिहास में एक आध की घटनाएं होती हैं। लेकिन इन लोगों ने मिलकर के, चाहे वो अमिताभ यश रहे हों, चाहे प्रशांत कुमार हो, चाहे वो अजय पाल शर्मा जैसे लोग हैं, इन लोगों को आपने वहां खड़ा कर दिया। आखिर इसका मकसद क्या था? आप चाहते थे क्या कोई हंगामा हो? मैं नहीं मानता, क्योंकि योगी ने, कोई भी राजा होता है सत्ता पर, वो ये नहीं करना चाहता कि उस पर कोई दाग लगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा योगी को कि उन्होंने जिन लोगों रखा है और जिस जातिवाद के तौर पे रखा है या जिस अपने आत्मीयता के स्तर पे रखा है, वो कितने नाकाबिल व्यक्ति थे, कितने कायर व्यक्ति थे। ये इस पूरी घटना ने साबित कर दिया, और योगी चाहे तो इसको बिल्कुल अभी तक संभाल सकते हैं। रही बात घटना की बात को लेकर के, लल्लन टॉप ने एक वीडियो जारी किया है कि वो एक लूट हो रही है, उसे मतलब पानी की और नमकीन की दुकान में जो है उसमें 1,80,000 रुपए लूट लिया गया है। वहाँ उस पूरे वीडियो के दौरान कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि उसने भयावह स्थिति वहां की कहीं हो गई। लेकिन जो इसके पहले एक लड़की ने, और कोई तानिया नाम की है, उसने जो वीडियो जारी किया है, अपना PR, इनके खुद की PR टूरिज्म की थी, उसने जो जहां पर वीडियो दिखाया, उसने ये तो कहा कि वहां था, लेकिन ये नहीं लग रहा कि कल लगा कि वहां पर इतनी बड़ी भयावह स्थिति होगी। वही महिला वो फिर जाकर के दूसरे चैनल पे जाके कहती है कि नहीं, यहां तो मेरे सामने लाशें लगी हुई थी। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये इतनी भयानक स्थिति है, ये कहीं एक समरूपता की स्थिति कहीं नहीं हो, और यही वो कारण है जिसने इतना भयावह हादसा कर दिया है। भास्कर कह रहा है कि 1500 लोग लापता हैं। हम कहते हैं मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, पत्रकार के तौर पे आपने कहा, तो उसमें अगर 10% भी अगर होंगे तो इसमें 150 लोग मारे गए हैं। ये पता जा रहा है कि साहब कुछ लोग अपनी लाश लेने के वहां पर गए, तो वहां पर 200 से के आस पे वहां पर लाशें मौजूद थी। वे भी हवा में इसको नहीं कर सकते। वो तब जब वहां के कुछ पत्रकार जा रहे हैं और उनको बाकायदा मार पीट करके, धमका करके वहां से भगाया जा रहा है। यानी एक षड्यंत्र है, और पूरी ब्यूरोक्रेसी उसके साथ जुड़ी हुई है उसकी तरीके से। अब योगी रोते हैं या आंख पोंछते हैं या मुस्कुराते हैं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा उनको कि उन्होंने एक बार अगर कह दिया कि वहां पर VIP पास रद्द कर दिए गए हैं, वहां कार का आमद रफ्त बंद कर दी गई, तो ये धनखड़ कैसे पहुंच गए? उसके बाद दूसरे लोग VIP कैसे वहां स्नान कर रहे हैं? इसका जवाब योगी को अपने भगवा वस्त्रों पर झांकना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी हूं, निजी तौर पे आभारी हूं। किसने अपने किसी सेवा का, अपने कार्यकाल का दायित्व का निर्वहन नहीं किया है? आप देखिए, सबसे पहले 2-3 के बाद ही वो वीडियो आए थे कि प्रयाग के स्टेशन पर पुलिस वाले और साफ सफाई करने वाले लोग खड़े होकर के ट्रेन को धोने के बजाय वहां खड़े लोग मौजूद हैं, उनके ऊपर पानी डाल रहा है। इतने भयानक जाड़े में
आप उन पर पानी डाल रहे हैं उन सैकड़ों लोगों के पार, ये आपकी अमानुषिकता प्रतीक है और आपकी अराजकता है। ये केवल आप चीजों पर जितनी पर पीड़क व्यवहार कर सकते हैं उतना आपने कर दिया। ये भाई हम उसके बाद क्या करें। मैं कह रहा हूं आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग अपने ट्रेन की एसी की पर वो बाल्टी मार मार के उसको तोड़ रहे हैं। ये जब आप नहीं संभाल पाए तो यही होगा सर। मैं वहां पर नहीं हूं, लेकिन जो बता रहा है कि साहब जितनी जो हालात वहां बता रहे हैं वो जब प्रशासन की जो लापरवाही का ये पराकाष्ठा है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि लाशों की संख्या बेहिसाब है। वो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण अब नहीं हो जाता है। एक भी मर जाना, 10 मर जाना, 100 मरना, 1000 जाना, वो अब हमारे लिए मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमने जो प्लान बनाया, स्टेज बनाया, वो कितना बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। वहां एक आदमी का पैर टूटा है कि नहीं टूटा है, एक मरा है कि नहीं मरा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। केवल इसका फर्क पड़ता है कि पूरी सिस्टम जिसके लिए हमने पूरा विश्वास रखा, जो एक लोक आस्था का प्रश्न था, उसको आपने धराशायी कर दिया। और उसका मूल कारण था आपका सत्ता व चरित्र। वो किसी भी कीमत पर उसको गिराने को आमादा था। जानबूझकर मैं नहीं करूंगा, लेकिन अनजाने में ही फिर वही बात हुई है कि अगर आपने योगी ने सारे बंदरों को उस तरह पकड़ा दिया है कि तो सब एक दूसरे की मिलकर के नाक काट रहा है। और यही स्थिति ये है। ये दरअसल ब्यूरोक्रेसी और टोपोक्रेसी ने उसको बंदरों को ये बंदर साबित हुए हैं और उनको योगी ने पकड़ा दिया। अब वो बैठ करके जितने सामने लोग हैं एक दूसरे की नाक काट रहे हैं। योगी की भी नाक उसी में कट रही है। एनडी तिवारी के में कहा जाता था कि संजय गांधी के जूता उठाते थे और बहुत लिबलिब और बहुत ऋण विहीन व्यक्ति थे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने किसी जूता उठाया कि नहीं आया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एनडी तिवारी जैसा व्यक्ति था। उसने कहा था किसी भी कीमत वीआईपी पर हम अंदर नहीं जाने देंगे कुंभ में। ये कह देने की बात बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ी बात थी। वीर बहादुर सिंह का भी पूरा कार्यकाल था, उसमें उन्होंने कहीं कोई अराजकता नहीं की। मैं समझ में नहीं आता हूं कि आखिर ये इतना स्खलन कैसे हुआ। दरअसल स्खलन ये हुआ ना कि मैंने सबसे पहले बताया कि 86 और 80 में एक मुसलमान को दिया गया, 13 में आजम खान को दिया गया, पूरे विश्वास के दिया। और वो कहीं से भी उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन में कोई भी कोताही नहीं की। लेकिन ये पहला मामला है कि वहां के किसी पद पर किसी को बढ़ाना बिठाना तो दूर की बात, एक मुसलमान वहां नहीं जा पा रहा है। एक आदमी मेला के थोड़ा दूर इलाके में मांस बना रहा है, खा रहा है, तो उसमें पंडित वहां हिंदुओं ने बाबुओं ने उसको मार के उसको हाथ पैर तोड़ दिया है। यार ये समस्या है। आप किस देश तक किस देश को किस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं? किसी के खाने पे करना चाहते हैं, उस पे आहार विहार पे करना चाहते हैं, उसके वस्त्र पे विन्यास पे करना चाहते हैं। आप करना क्या चाहते हैं ये तय नहीं कर पाए। अब चूंकि आप वही करना चाहते हैं जो नहीं होना चाहिए, तो वही होगी। अब स्थिति है, मैंने बातचीत की उनसे, जो उस निहालुद्दीन उस्मानी जो 86 के मेला के अधिकारी थे, उनका हमने इंटरव्यू भी किया है। और उन्होंने बताया, मैंने उनसे सवाल सीधे पूछे थे कि क्या भविष्य किसी हालातों में जो सांप्रदायिक तनाव बन चुका है पूरे देश में, क्या ऐसे हालत में कोई आप अगर आपको कहा जाए या किसी मुसलमान को कहा जाए कि वो प्रचार के या किसी भी क्षेत्र में कोई मुसलमान के तौर पर उसकी तैनाती होगी, तो उनका कहना था ये सवाल तो बात की बात है। सवाल ये इस बात की है कि सरकार खुद ही नहीं वहां बिठाएगी। तो ये बंटवारा किसने किया? ये घृणा का स्तर किसने संचार किया? ये वही किया। और आपने एक बहुत बड़ा जो अविभाज्य क्षेत्र था, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था, त्रिवेणी वहां के बगल में इलाहाबाद का, उसको तोड़ करके अपने सब एक साथ कर दिया, लेकिन पूरी आबादी को अलग अलग के छिन्न भिन्न कर दिया। और आप चाहते हैं चीजें सुधर जाएं, ये नहीं हो पाएंगी। मैं ईश्वर को बहुत ज्यादा सम्मान देता हूं, लेकिन उनकी प्रतिमाओं को लेकर के मैं बहुत असहमत होता हूं। लेकिन मैं ईश्वर के तौर पे बात करता हूं, एक प्रकृति के तौर पे देता हूं। ऐसा न हो कि अगर ये बनी रहे तो इससे भयावह स्थिति हो जाएगी। ये हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा आकलन बता रहा है। हादसा के समय 6 बजे प्रशासन ने कहा कि 30 लोग मारे गए हैं। उस दिन के पहले उसके 2-3 घंटे के पहले ही मेरे पास एक वीडियो आ गया था जिसमें एक 53 और 57 नंबर की बॉडी रखी हुई थी। ये क्या था?
इसका स्पष्ट करने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। बाकायदा एक सूचना विभाग होता है जिसका काम ही होता है कि पत्रकारिता और जनसंपर्क, सूचना सरकार की तरफ से दीजिए और जनसंपर्क पत्रकारों की तरफ से कर दीजिए। ये इसमें पूरी तरह असफल हो गया सूचना विभाग के। जब हैरत की बात है कि आप सूचना सलाहकार वहां मौजूद है, दो वहां मौजूद है, निदेशक वहां मौजूद है, उसका प्रमुख सचिव वहां, अपर मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, सारी की सारी पूरा सरकार वहीं बैठक की जो कैबिनेट की बैठक हो रही वहां पर मौजूद हो रहा है। उसके बावजूद ये सारा कुछ हो गया, ये बहुत शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, बीच में मैं छूट गया था, बागेश्वर बाबा की बात देखिए। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसा वो एक बेशर्म व्यक्ति, वो ये कह रहा है कि जो लोग मरे गए हैं मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष मिला है, हमें उसके लिए हर्ष हमें महसूस करना चाहिए। हाँ, उससे अलग हो गए हैं वो दुख का विषय है, लेकिन वो उनको ईश्वर के साक्षात ईश्वर के पास चले गए। बहुत उस पर बहुत जबरदस्त बात मुतेश्वर ने कहा है जी, शंकराचार्य ने कहा है, उन्होंने कह दिया है कि अगर बागेश्वर यही चाहते हैं मोक्ष मिल जाना तो वो मुझे इजाजत दें, मैं उनको लात मार के गंगा में या भगदड़ में करा करके उनका मोक्ष दिला दूंगा। ये स्थिति है। हम बहुत कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। एक सहज का काम, एक बात सबसे बड़ा अपराध क्या हुआ, आप धर्म में लिप्त कैसे हो गए। सत्ता का काम धर्म का प्रचार करना नहीं होता है, व्यवस्था आपका काम है। जितने लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कीजिए, उनके टट्टी पानी खाना पीना किसी चीज की कोई आपने अग्निपुत्रों का रक्त बीजों का को पैदा कर दिया है इन लोगों को। ये जो लोग कर रहे हैं ना, जॉम्बीज से रक्त बीज है, वो जहां भी इनके घूम गिरा फिर वो एक नए तरीके से शुरू हो जाएगा। आप एक बहुत तार्किक बात सुनना ही नहीं चाहते भाई। आप कुंभ क्या है, यहां मोनालिसा जैसी लड़की जो ट्रेनिंग लेकर के आई है, एनएसडी से पढ़ी हुई है, एक्टिंग का उसने किया है, और वो माला बेच करके अपना मोनिटेट कर रही है और पूरी मीडिया उसके लिए वाहवाही कर रही है। आईटीएन बाबा कौन है मुझे एकदम से नहीं पता है, एनएसडी ने पढ़ा, लेकिन जो ये है कि उसने एक्टिंग की फिल्म इंडस्ट्री में उसने ट्रेनिंग ली है, एबीपी ने उसका इंटरव्यू किया है। ये मोनालिसा है। ये आईटीएन बाबा जो चरस एक्सेप्ट कर रहा है कि हम चरस पीते हैं वहां पर, हम चरस तुमको कहां मिल जाता है। तुम लेकर के जो माँ बहन की गाली बोले, वो एक बाबा आप संसार को क्या समझते हैं, उसने अपने अंग पत्र के बाल को उखाड़ के कह रहा है ये है, चलो भागो यहां से, उसको गाली दे रहे हैं माँ बहन गाली। यार ये जमूरों की भीड़ बिठा दी है कुंभ में। कुंभ होता क्या है, आप धर्म की शास्त्रार्थ कीजिए। कभी आपने देखा काबा में, यरूशलेम में कहीं कोई धर्म होता है इस तरीके की। हम मीडिया के उस चरित्र को देखना चाहते हैं कि उसमें क्या देखने के गया था। आपने दिग्भ्रम कर दिया उसको। जिसको वहां जाना था वो तो गया, उसने स्नान किया और उसकी भगदड़ में मारा भी गया। लेकिन मीडिया का काम था उन धर्म का जो आयोजन है उसकी कमियों को निकालना, जो बातचीत कर रही है उसको प्रसारित करना। हमारा मूल धर्म है। अगर हम पोस्टमार्टम पे जा रहे हैं तो हमारा काम देखना है कि लाशों का देखभाल ठीक हो रही है कि नहीं, कहीं ऐसा अंग प्रत्यंग कोई कुत्ता तो नहीं खा रहा है, नहीं खा। आपका ये कैसे लेकर के देखिए गुर्दा ये होता है और लक्ष्य ये था, इट इज नॉट योर जॉब। ये काम आपका कैसे हो सकता है। आपको जो करना है, देखिए ट्यूबर्स का काम अलग है, मीडिया का काम वही अलग है। और मुझे इस पूरे मामले में ट्यूबर्स तो बिल्कुल सफल दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने अपने संख्या बढ़ा दी, आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपकी अविश्वसनीयता की पराकाष्ठा है। कल देखिए, कल का अखबार में छपा हुआ था कि 30 मरे, जबकि तब तक 49 लोग मर चुके थे और जागरण छप रहा है केवल लिखता है। आज का अखबार देख लिए कि बजट का पूरा सारे 7-8 पन्ने लगे हुए हैं। कुंभ का नाम केवल एक 3-4 खबरों तक में है। ये क्या है भाई। दरअसल हम एक पत्रकार जमात है, हमारे अपना शील है, हमारा संयम है, हमारे पास एक बुद्धि है। इसका इस्तेमाल अगर अब नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे। सरकार, आप देखिए कितनी शर्म की बात है। मैं कर रहा हूं कि जो वैभव कृष्ण था, जो अपने एक निजी मामला था जिस पर उसने अपराध किया था केवल पत्नी से, उसको आपने 5, 7, 8 महीना सस्पेंड रखा। आप और जो दोषित अपराधी है जिसने जाने कितने लोगों को गोली मारी है, वो वहीं आपके बगल में बैठा हुआ है। जो सुभाष दुबे जो है वो 5-7 साल से पोस्टिंग उसको, जबकि गंभीरतम अधिकारियों में से है,
हालांकि मेरा उसका निजी विरोध भी है कई मामलों में, हम तो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, लेकिन उसकी जो काम करने का तरीका है वो एक अद्भुत है। आप जुगल किशोर तिवारी को देख लिए, उसका कौन सा दोष था, आपने ऐन वक्त पे उसको सस्पेंड कर दिया। आप एक जाति तक उसको सीमित करना चाहते हैं और इसका कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इन अफसरों को भी करनी पड़ेगी। सरकार बदलने दीजिए साहब, पानी इधर आज यहां है तो वो भी जाएगा, कल वो भी अच्छा था तो आप कल बुरा भी होगा, और आज बुरा है तो कल भी अच्छा होगा। और लेकिन इसका खामियाजा इस पूरे ब्यूरोक्रेसी को, इस पूरे भारतीय जनता पार्टी को, इस पूरे मोदी को, इस पूरे योगी को और इनके पूरी मंडली को उसका कीमत चुकानी पड़ेगी।